मेरा नेम है रिचा और आज हमारा बिहार पीसीएस का नेक्स्ट लेक्चर हम रिकॉर्ड करने वाले हैं। 2 दिन से लेक्चर्स नहीं आए थे लेकिन अब बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बचा नहीं हुआ है। हमने हाफ पोर्शन अपने पॉलिटी का कवर कर लिया है। मुश्किल से 4 से 5 दिन में आपका ये जो पॉलिटी वाला सेक्शन है ये फुल कंप्लीट हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मुश्किल से मैम 8-10 वीडियोस में कैसे कंप्लीट कर सकती हैं। तो ये जो हमारा पॉलिटी का सेक्शन है ये क्रैश कोर्स है, एक हमारी रिवीजन सीरीज है बिहार पीसीएस से पहले, ताकि आप पूरा रिवीजन कर सकें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं हिस्ट्री का भी पूरा रिवीजन करवा दूं तो उसके लिए आप लोग सभी लोग अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आप लोगों की भी मर्जी है तो हम पॉलिटी के बाद हिस्ट्री का भी क्रैश कोर्स अपलोड कर देंगे जो आपके बिहार पीसीएस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए दोबारा से वेलकम है आप सभी लोगों का, स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाली सीरीज में हमने जहां तक कंप्लीट किया था उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ी बहुत कहानी तो याद होगी। हमने इससे पहले वाले में समानता का अधिकार देखा था जो कि आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक में आता है। अब आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है स्वतंत्रता का अधिकार। आज हम स्वतंत्रता का अधिकार देखेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार, ये स्वतंत्रता का अधिकार, सभी को स्वतंत्रताएं तो मिली हुई हैं, अपनी बात रखने की भी स्वतंत्रता मिली हुई है, लेकिन उसमें भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। अब क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस होंगे, क्या हमें स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं, वो सभी देखेंगे। एक शहर में रहने वाले व्यक्ति को भी उतनी ही स्वतंत्रताएं और एक विलेज में रहने वाले व्यक्ति को भी। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो जाती है कि जो शहर में लोग रहते हैं वो थोड़ा सा सोशल मीडिया से ज्यादा अटैच होते हैं और उन्हें बहुत सारी चीजें जो है वो ज्यादा पता होती हैं। लेकिन इसका एक लॉस भी है कि हम बिना कुछ सोचे समझे फेसबुक यूनिवर्सिटी या फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कुछ भी लिखते हैं। तो आज आपकी कौन कौन से राइट्स हैं, आप कहाँ क्या लिख सकते हैं, क्या नहीं लिख सकते हैं, कितनी बोल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो सभी जानेंगे। तो स्वतंत्रता के अधिकार में हम देखते हैं कि आर्टिकल नंबर हमारा 19 आता है, 20 आता है, 21 आता है, 21 क्लॉज ए, ये भी बिकॉज इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने इसे सेपरेट लिखा है, और 22, ये हमारे सारे आर्टिकल्स आते हैं। बारी बारी से देखते हैं, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं आर्टिकल नंबर 19 से कि आखिर आर्टिकल नंबर 19 क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 19 ये कहता है कि आपको वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अब वाक, कोई भी भारत का नागरिक है उसे पहली बात तो ये कि 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी जाती हैं। वो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं कौन कौन सी है। साथ ही में आपने संपत्ति का अधिकार सुना था, तो यहाँ पे हम संपत्ति का अधिकार नहीं देखेंगे बिकॉज उसे हटाया जा चुका है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू जो है संपत्ति का अधिकार हमारे फंडामेंटल राइट से हटाया गया और उसे कानूनी अधिकार बताया गया है। क्योंकि इससे प्रीवियस लेक्चर्स में ये चीज हमने डिस्कस की थी, तो उम्मीद मुझे है कि आप को याद होगा। और नोट्स अगर नहीं रिवाइज कर रहे हैं तो रिवाइज करके जाइएगा, वरना फिर बहुत मुश्किल होने वाली है। तो 6 प्रकार के राइट्स देता है हमारा। अब वो राइट्स देख लेते हैं कि 6 प्रकार के कौन कौन से हैं। तो पहला राइट है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी विचार एवं अभिव्यक्ति। विचार एवं अभिव्यक्ति, आप अपने विचार किसी के भी सामने रख सकते हैं, ओपनली रख सकते हैं। वो कोई भी मीडियम हो सकता है, रिटन हो सकता है, ओरल हो सकता है, सोशल मीडिया हो सकता है, आप पेरेंट्स किसी के सामने भी रख सकते हैं अपने विचार। सेकंड आ जाता है संघ बनाने का अधिकार। संघ बनाने का अधिकार यानी आप कोई भी संघ बना सकते हैं, कोई भी संगठन बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उसके अलावा थर्ड आ जाता है सम्मेलन करने का अधिकार। अब ये सम्मेलन क्या है। सम्मेलन, एक तो सम्मेलन आप लोगों ने सुना होगा वो शादी विवाह वाला सम्मेलन। यहाँ पे जो सम्मेलन है शांतिपूर्ण एवं शस्त्र रहित सम्मेलन करने का अधिकार, यानी गवर्नमेंट कोई भी बिल पास करती है, कोई भी प्रोविजन लेकर आती है, आपको पसंद नहीं आता या समाज में किसी भी प्रकार की कुरीतियां हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, आप उसका विद्रोह बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन वो विद्रोह जो होना चाहिए वो आपका शांतिपूर्ण ढंग से किया गया हो, यानी उसमें किसी के भी जान की हानि नहीं होना चाहिए, किसी का
टाइम लॉस नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि आप विद्रोह कर रहे हैं और विद्रोह में आपने सड़क जाम कर दी, तो वो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, बिकॉज उससे दूसरे लोगों का टाइम लॉस हो रहा है और उनके राइट्स का हनन हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा आर्टिकल नंबर 19 ये हमें कहता है कि हमें सम्मेलन करने का अधिकार है, लेकिन वो शांतिपूर्वक और शस्त्र रहित अधिकार है। ये सारे याद रखिएगा क्योंकि इसमें सेपरेट एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारत में कहीं भी आपको संचरण करने का अधिकार। अब ये संचरण क्या है, यानी भारत में आपको कहीं भी भ्रमण करने का अधिकार है, कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी विजिट कर सकते हैं, घूमने का अधिकार है, कोई भी आपको रोक टोक नहीं करेगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है फिफ्थ, कहीं भी आपको निवास करने का अधिकार है। यानी मान लीजिए कि अभी आप एमपी में रहते थे, उसके बाद एमपी आपने सब देख लिया, उसके बाद एमपी के लोग नहीं पसंद आए, वहां की संस्कृति या कोई चीज आपको नहीं पसंद आई, उसके बाद आप यूपी में बसना चाहते हैं या आपकी जॉब, कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, तो आप यूपी में बसना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कहीं भी आपको निवास करने का अधिकार है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे उस फिफ्थ के बाद, यानी इसे जो डिवाइड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 19 से ऐसे करके डिवाइड किया गया है। 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए बी सी सी और ई। उसके बाद एफ जो था, एफ में था संपत्ति का अधिकार, जिसे मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है, तो हम एफ को नहीं देखेंगे। उसके बाद जी को देखेंगे, तो नंबर्स में से हम 6 ही लिख लेते हैं। ये इस टाइप से सीरियल्स नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपसे अब एग्जाम में किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं वो ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से आर्टिकल 19 के थ्रू कौन सा नहीं है, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन आ जाए जो नहीं हो वो आपको टिक कर देना। सिक्स्थ हमारा ये कहता है कि किसी भी प्रकार का आपको व्यवसाय करने का अधिकार है, यानी किसी भी प्रकार का आप व्यवसाय करना चाहते हैं, जो भी आपका एम या जो भी मोटिव है, आप वो व्यवसाय बिल्कुल अपना सकते हैं। इसमें राज्य या फिर केंद्र का किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शंस नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का व्यवसाय, व्यापार, वृत्ति या फिर उपजीविका आप कर सकते हैं। यहाँ पे उपजीविका जो है, उपजीविका का मतलब समझ लीजिए कि उपजीविका आखिर होता क्या है। तो उपजीविका का यहाँ पे मतलब ये है कि आय प्राप्त करने का आपका किसी भी प्रकार का सोर्सेस हो सकते हैं, लेकिन वो सोर्सेस आपके करेक्ट होना चाहिए, आपके मूल्स होने चाहिए, उसमें वैल्यूज होनी चाहिए, गलत कार्य करके आप नहीं करते हैं, और उससे अगर आपको आमदनी होती है तो वो होता है उपजीविका। तो व्यवसाय, वृत्ति, कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है एग्जाम में, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये वर्ड्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। उपजीविका, व्यापार, तो ये हमारे 19(1)(g) में है। तो ये था हमारा आर्टिकल नंबर 19। अब इसके कुछ अपवाद हैं, तो वो अपवाद देख लेते हैं कि अपवाद कौन कौन से। तो जैसे आपको विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रताएं हैं, तो उसमें साथ साथ में जो बताते गई हूँ कि आपको ये कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते हैं। तो जैसे किसी को भी आप अपराध के लिए उकसा नहीं सकते हैं, न्यायालय की अवमानना ना की जाए, सम्मेलन की स्वतंत्रता है, तो इसमें लोगों की जो लोक व्यवस्था भंग ना हो, तो इसे कुछ हम टर्म्स के थ्रू लिख लेते हैं। वो टर्म्स जैसे कि अपवाद में देख लेते हैं। अपवाद में आ जाएगा राष्ट्र की सुरक्षा। राष्ट्र की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आना चाहिए, कोई भी आप कार्य कर रहे हैं। अखंडता, राष्ट्र की अखंडता, लोक व्यवस्था, या फिर कोर्ट की अवमानना। अब कोर्ट की अवमानना, जैसे मान लीजिए कि कोर्ट ने कुछ कहा, वो आप उसे फॉलो नहीं करते थे, वो कोर्ट की अवमानना हो जाएगा। और मानहानि, ये रिस्ट्रिक्शंस के पॉइंट्स हैं, ये चीजें फॉलो नहीं होना चाहिए। ये आर्टिकल नंबर 19 के अपवाद में आते हैं। अब चलते हैं आर्टिकल नंबर 20 की तरफ। आर्टिकल नंबर 19 मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आर्टिकल नंबर 20 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 20 की तरफ चलते हैं। तो आर्टिकल नंबर
20 जो ये कहता है कि किसी भी अपराधी ठहराए जाने पर, किसी भी व्यक्ति को आप ऐसे ही अपराधी नहीं ठहरा सकते हैं, अपराधी ठहराए जाने पर वो संरक्षण देता है। अब इसमें देख लेते हैं क्या क्या ग्राउंड्स हैं, क्या बातें कही गई हैं। तो आर्टिकल 20 आप नोट्स भी कर लीजिएगा, तो आपके ये नोट्स भी बन जाएंगे, शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे, जो एग्जाम टाइम के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे। तो आर्टिकल नंबर 20 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को आप तब तक अपराधी घोषित नहीं कर सकते हैं जब तक कि उसने किसी भी प्रकार का कानून जो है वो नहीं तोड़ा हो। अब मतलब क्या है कि जैसे, या फिर आप उसे तब तक अपराधी घोषित, पुलिस जो है उसका कार्य क्या है कि वो अपराधी को पकड़ कर ले जाती है, लेकिन वो ये डिसाइड नहीं कर देती है कि किसी व्यक्ति ने इसीलिए अपराध किया है या नहीं किया। अपराधी साबित करने का कार्य जो है वो किसका है, वो कोर्ट का है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे आर्टिकल नंबर 20 में क्या क्या बातें कही गई हैं वो देख लेते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपराधी नहीं घोषित किया जा सकता। ठीक है। अब उसके अलावा किसी भी व्यक्ति को एक ही केस के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। तो 2 बार सजा की भी बात की गई है कि 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। अब ये 2 बार सजा क्या है जो नहीं दिया जा सकता। मान लीजिए कि ए और बी नाम के व्यक्ति थे, ए ने बी को चाटा मार दिया, ए ने बी को चाटा मार दिया। अब बी चला गया कोर्ट, अब बी चला गया कोर्ट, तो कोर्ट में सारी बात सुनी गई। अब वो चाटा मारने की जो पनिशमेंट थी वो ऑलरेडी ये भुगत चुका है। लेकिन जब जेल से आ जाता है ए, तो बी कहता है कि मेरा तो मन नहीं भरा, अब मैं दूसरी जगह जाके दोबारा से उसके खिलाफ अगेन कंप्लेंट करूंगा। तो जब वो उसने अगेन कंप्लेंट की तो कोर्ट उससे ये कहेगा कि भाई साहब, आर्टिकल नंबर 20 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही जुर्म के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। तो यहाँ पे ये चीज आपको याद रखनी है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही उसके लिए 2 बार सजा नहीं दी जाएगी। यानी आप इसे ऐसे कह सकते हैं, एग्जाम में जो आएगा वो दोहरा दंड नहीं किसी को दिया जा सकता। ये चीज याद रखिएगा। और उसके अलावा इसमें एक बात और आ जाती है जो कि इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 20 क्लॉज 3 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अब इसमें होता क्या था कि कोई क्रिमिनल क्रिमिनल है तो पुलिस क्या करती थी कि किसी भी व्यक्ति कोई जैसे कि क्रिमिनल है तो उसे जबरदस्ती बाध्य कर देती थी अपने खिलाफ गवाही देने के लिए, और बाद में वो कोर्ट में जाके पलट जाता था कि मुझे पुलिस ने मार पीट के जबरदस्ती मुझसे ये बयान दिलवाया है। तो सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। पुलिस का ये वर्क है कि पुलिस जो है वो ढूंढेगी, सबूत ढूंढेगी कि उसने जो भी मुजरिम है उसने ये गुनाह किया है या नहीं किया। ये सारा काम पुलिस का है। जबरदस्ती पुलिस मार पीट कर किसी भी व्यक्ति को गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है, बिकॉज ये उसका फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, तो ये था हमारा आर्टिकल नंबर 20 जो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आर्टिकल नंबर 20 क्लॉज 1 था, ये आर्टिकल नंबर 20 क्लॉज 2 था। आर्टिकल नंबर 20 क्लॉज 1 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं घोषित किया जा सकता जब तक कि उसका अपराध जो है वो साबित नहीं हुआ हो, घोषित नहीं हुआ हो। किसी भी व्यक्ति को एक ही उसके लिए कार्य के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। साथ ही में 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। और यहाँ पे एक बात और भी याद रखनी है, जो याद करने लायक है, वो ये है कि अगर किसी भी व्यक्ति को मान लीजिए किसी ने चोरी की, अब चोरी करने की जो सजा थी वो कितनी थी, 1 साल की थी, ये हम मान रहे हैं। अब ये चोरी इसने
14 दिसंबर को की। एक कानून बनकर आता है 17 दिसंबर, जिसमें ये कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है तो क्या किया जाएगा, उसे सजा दी जाएगी 2 साल की। देखिए, कोई ए नाम का व्यक्ति है, वो चोरी के जुर्म में पकड़ा जा चुका है 3 दिन पहले। 3 दिन पहले, 3 दिन बाद ये कानून आता है कि अगर कोई चोरी करेगा तो उसे 2 साल की सजा दे दी जाएगी। तो अब अगर कोई बाद में चोरी करेगा तो उसे कितने साल की सजा दी जाएगी? 2 साल की। बल्कि अगर किसी को पहले ही सजा दी जा चुकी है तो उसकी सजा का टाइम पीरियड बढ़ाया नहीं जाएगा। ये हमारे ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। लेकिन मान लीजिए कि अगर उसी की जो सजा थी उसकी अवधि कम कर दी जाती है, तो अवधि जो है वो ये डेफिनेटली नहीं है कि कम की जाएगी, लेकिन कम की जा सकती है, बढ़ाई नहीं जा सकती। तो एग्जाम में घुमाकर इस तरीके से पूछा जा सकता है, तो ये बात आपको थोड़ा सा याद रखनी है केयरफुली। चलिए आगे बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 21 पर। आर्टिकल नंबर 21 आखिर क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 21 सारे फंडामेंटल राइट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आर्टिकल नंबर 21 आखिर कहता क्या है, ये हम देख लेते हैं। पहला तो ये कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का हमें अधिकार प्राप्त करवाता है। अब ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है क्या आखिर? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करवाता है एवं विधि की स्थापित प्रक्रिया से किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जा सकता। अब जैसे कि यहाँ पे आर्टिकल नंबर 20 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, किसी भी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल नंबर 21 के थ्रू सब क्लॉज या क्लॉज जानने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इसमें इतना ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। डायरेक्टली पूछा जाता है बिहार पीसीएस में, अभी तक डायरेक्टली ही पूछा जा रहा है कि किस आर्टिकल में क्या क्या बात कही गई है, तो अभी हम उतना ही देखेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। उसके अलावा दिया गया है विधि की स्थापित प्रक्रिया से वंचित नहीं किया जा सकता। मान लीजिए कि कोई भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ग्राउंड्स दिए गए हैं, कोई भी बातें दी गई हैं, तो उसके थ्रू जो भी बातें दी गई हैं या जो भी किसी के लिए राइट्स तय किए गए हैं, तो उन राइट्स से किसी को भी वंचित नहीं किया जाएगा। विधि की स्थापित प्रक्रिया, विधि विधि की स्थापित प्रक्रिया से वंचित नहीं किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि सभी को मेडिकल सहायता पाने का अधिकार है। पहले ये मेडिकल सहायता नहीं हुआ करता था, लेकिन फिर बाद में जोड़ा गया। जैसे कभी-कभी आप देखते हैं कि यहाँ पे होता क्या था कि बहुत किसी के भयानक एक्सीडेंट्स वगैरह हो गए, तो लोग जो थे सड़क पे ही उस व्यक्ति को पड़ा रहने देते थे। बहुत ज़्यादा जो हम्बल व्यक्ति है, वही लेके जाता था, वरना नहीं लेके जाते थे, क्योंकि लोगों के मन में ये होता था कि ये तो पुलिस केस है। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति ले भी गया तो पुलिस वो डॉक्टर्स उसे हाथ नहीं लगाते थे, पुलिस का इंतजार करते थे कि पुलिस जब आएगी तब वो देखेगी अपना, उसके बाद ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे पर्सन जो था उसकी हालत जो थी वो बहुत ज्यादा गंभीर होने लगती थी। बाकी पुलिस की अगर आप बात करें तो ये हमारा इंडिया है, यहाँ पे खबर होने के बाद आराम से पुलिस जो है वो 2-2.5 घंटे बाद, बहुत जल्दी हो गया अगर आ जाती है, वरना काफी लेट आती है। तो यहाँ पे ये जोड़ा गया कि सभी को मेडिकल सहायता पाने का अधिकार होगा। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर कहीं आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति बीमार है या ऐसी स्थिति में आपको पाया जाता है, तो आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। इसमें आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आराम से लेके जाइए, डॉक्टर जो है उनका ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बाद जो पुलिस कार्यवाही है वो होगी। तो ये आपकी जिम्मेदारी भी बनती है भारत के नागरिक होने के नाते कि आप ये सारे कार्य करें। साथ ही में स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है, बिल्कुल है, आपको स्वच्छ पर्यावरण में जीने का अधिकार है। जैसे मान लीजिए कि दिल्ली में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन रहता है, तो वहाँ के लोग बिल्कुल क्लेम कर सकते हैं और वहाँ की गवर्नमेंट जो है
वो सारा प्रोवाइड्स करवाएगी टाइम टू टाइम पे। वहां पे आते भी रहते हैं। जैसे कुछ टाइम पहले ये किया गया था कि जो 15 ईयर्स से ज्यादा ईयर्स की बाइक हो चुकी हैं तो आप उन्हें नहीं चला सकते हैं, क्योंकि उनसे धुआं जो है वो बहुत ज्यादा निकलने लगता है, उससे पॉल्यूशन होता है। तो ऐसी टाइम टू टाइम बातें आती रहती हैं। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार किस आर्टिकल के तहत आता है? आर्टिकल नंबर 21 के तहत। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये स्वच्छ पर्यावरण का विषय जो है वो चर्चा में बना रहता है। स्वच्छ पेयजल का अधिकार भी है आपको। ये सारे मेन मेन इम्पोर्टेंट ग्राउंड बता रही हूँ। ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण नहीं किया जाएगा। कभी कभी आप देखते हैं कि दीपावली वगैरह जैसे टाइम पीरियड होता है तो उसमें ये कहा जाता है कि आप रात 10 बजे के बाद पटाखे नहीं फोड़ सकते हैं। और कभी कभी तो पूरे तरीके से बैन ही लगाया जाता है। वैसे बैन तो बहुत ज्यादा नहीं लगाया जा सकता पूरे तरीके से, बिकॉज ये धर्म का मैटर हो जाता है। तो ध्वनि प्रदूषण के चक्कर में दिल्ली वगैरह या जो जहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है तो इस टाइप के रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। रात में सोने का अधिकार है। अगर कोई आपको रात में 10 बजे के बाद परेशान करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अपना अधिकार मांग सकते हैं। आपका फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल नंबर 21 के तहत। अब ये रात में पहले ये जो था वो नहीं मिला हुआ था आर्टिकल नंबर 21 में, लेकिन उसके बाद जब बाबा रामदेव वाला केस हुआ था तो वहां पे लोगों को रामलीला मैदान से हटाया गया था रात में ही, जब व्यक्ति सो रहे थे। तो फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट आया था कि रात में आपको सोने का अधिकार है, राइट टू स्लीप एट नाइट, लेकिन 10 बजे के बाद है वो, और सुबह तक नहीं है। तो क्लेम मत आप करने लगिएगा कि नहीं सुबह तक है। इसमें ये नहीं बताया गया है कि सुबह के ये कब तक लागू होगा, लेकिन रात के 10 बजे के बाद आता है। उसके अलावा निजता का अधिकार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। निजता का अधिकार भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी ये न्यूज में था, राइट टू प्रिवेसी। तो ये दो आपके आर्टिकल नंबर 21 के तहत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट सारे हो जाते हैं, आपको याद रखना है, लेकिन ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये चर्चा में बने रहते हैं। स्वच्छ पर्यावरण भी चर्चा में बना रहता है, और निजता का अधिकार अभी न्यूज में चल रहा है तो मे भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे अब यहीं पे हम आर्टिकल नंबर 21 क्लॉज ए भी देख लेते हैं, क्योंकि हमने उसकी भी बात की थी। तो ये जो है ये राइट टू एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, और ये पहले नहीं था, इसे 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। जिसमें 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, इसमें शिक्षा का अधिकार है। अब इसमें क्या कहा गया? इसमें ये कहा गया कि जो 6 to 14 ईयर्स के एज के बच्चे होंगे उन्हें जरूरी और मुफ्त शिक्षा का अधिकार है। तो जो भी बच्चे होंगे उन्हें शिक्षा जरूरी है, और वो शिक्षा जो है वो निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, उसके लिए चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। और संसद में शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है ये 2009 में पारित किया गया था। तो अगर ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पूछ ले तो ये याद रखना है, ये भी याद करना है, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार से जुड़ा हुआ है। शिक्षा के मामले में तो आपको ऑब्वियसली हमेशा ही वो रहता है। अब आ जाते हैं आर्टिकल नंबर 22 पर, कि आखिर आर्टिकल 22 क्या कहता है। तो आर्टिकल 22 गिरफ्तारी के निषेध की बात करता है। और गिरफ्तारी किस प्रकार की? किस प्रकार की गिरफ्तारी का निषेध करता है, क्या गिरफ्तारी की जा सकती है या नहीं। तो यहाँ पे मनमानी गिरफ्तारी और निवारक नजरबंदी का संरक्षण करता है, याद रखिएगा। अब मान लीजिए कि कोई अगर आपको अरेस्ट करने आता है तो आप उससे बिल्कुल, आपके पास ये राइट्स है, आप पूछ सकते हैं कि क्यों आपको अरेस्ट किया गया है। देखिए पॉलिटी जो है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आते हैं। लेकिन उसके अलावा जो मेन मेन राइट्स हैं, और अगर आपके घर वालों को नहीं पता है तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स होने के नाते या फिर आप देश के नागरिक होने के नाते आप कह सकते हैं कि आपके आसपास के जो भी लोग हैं आपको ये सारे राइट्स उन्हें बताने चाहिए कि ये सारे राइट्स हैं आपके पास।
अगर इन फ्यूचर आपको जरूरत पड़े या कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, कोई और होता है, आप ऐसी सिचुएशन में उसे देखते हैं, तो आप उन्हें ये बता सकते हैं। तो आर्टिकल नंबर 22 मनमानी गिरफ्तारी और निवारक नजरबंदी से संरक्षण देता है। अब निवारक नजरबंदी भी आगे देखेंगे कि आखिर निवारक नजरबंदी होता क्या है। तो इसे आर्टिकल नंबर 22 को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके देखते हैं। इसे 2 सेक्ट में बांटते हैं। एक बांटते हैं घटना घटित होने से पहले, घटना घटित से पहले, और एक देखते हैं बाद में। अब घटना घटित होने की पूर्व की स्थिति जो है उसे बाद में देखेंगे, पहले देख लेते हैं बाद की स्थिति। अगर बाद की स्थिति होती है तो अगर किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो कारण बताना जरूरी होगा। बिना कारण बताए आप किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं कर सकते। अगर कोई आपको अरेस्ट कर रहा है, बिल्कुल आप उसका कारण पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर उसे अरेस्ट किया गया है तो उसे अपने वकील से सलाह कर सकता है। यानी मान लीजिए कि अगर किसी को अरेस्ट कर लिया गया तो उसे ये बिल्कुल हक है कि वो अपने वकील से सलाह ले सकता है। उसके अलावा 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने उस व्यक्ति को पेश करना होगा। और इसमें 24 घंटे का जो पूरा 1 डे का ड्यूरेशन है, उसमें 1 डे के ड्यूरेशन में जैसे मान लीजिए कि यात्रा करने का टाइम है, अब कहीं आप दूर से लेकर आ रहे हैं, उस व्यक्ति को 7 से 8 घंटे लग गए लाने में, तो यात्रा का समय शामिल उस 1 डे में यात्रा का समय डिडक्ट कर दिया जाएगा, यात्रा का समय शामिल नहीं होगा। तो ये आपका फंडामेंटल राइट्स है कि कारण बताया जाएगा क्यों आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, आपके वकील से सलाह ली जाएगी। उसके बाद 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने वो किया जाएगा, पेश किया जाएगा। उसके बाद मजिस्ट्रेट ये बताएगा कि आप इसे आगे जो है वो कोर्ट में क्या किया जाएगा, उस व्यक्ति के साथ दोषी है या नहीं, इसे बरी किया जा सकता है, बेल दी जा सकती है या नहीं, या दोबारा से इसे जेल में डाला जाए। वैसे प्रोसेस यही होता है, लेकिन आमतौर मामलों में अगर हम देखें 99% मामलों में ये चीज अगर हम व्यवहार में देखें तो फॉलो नहीं की जाती है, लेकिन हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में है ये चीज। और अगर आपके साथ नहीं होता है या कोई ऐसी घटना घटित होती है और ऐसा नहीं होता है तो आप बिल्कुल क्लेम कर सकते हैं, ये आपका राइट है। तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने आपको उस व्यक्ति को दिखाना होगा। अब इसके अपवाद भी हैं, इसके 2 अपवाद हैं। कौन कौन से अपवाद हैं, अपवाद भी देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं, दूसरे पेज में नहीं देखते। अपवाद ये है कि अगर वो व्यक्ति शत्रु देश का नागरिक होता है तो जरूरी नहीं है कि उसके साथ ये सारे ग्राउंड्स जो हैं ये फॉलो होंगे। ये शत्रु देश के नागरिकों के लिए नहीं है, ये ओनली इंडियन सिटीजन्स के लिए ही है। और एक आती है स्थिति निवारक निरोध, जो कि अब यहाँ पे निवारक निरोध की बात आ गई थी, इसीलिए मैंने आपको कहा कि मैं इसे बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। अब यहाँ पे निवारक निरोध क्या है, जैसे मान लीजिए कि कोई घटना जो है वो घटित नहीं हुई है, लेकिन ऐसी अनुशंसा है कि कोई व्यक्ति है जो उस कार्य में विघ्न डाल सकता है या फिर क्लेम कुछ गलत कार्य कर सकता है, तो यहाँ पे उसे पहले से नजरबंद किया जा सकता है, उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, तो उसी को निवारक निरोध कहा जाता है। अब यहाँ पे निवारक निरोध या फिर नजरबंद अगर किसी व्यक्ति को किया जाता है तो ये जरूरी नहीं है कि उस व्यक्ति को कारण बताया जाए। टाइम ड्यूरेशन है, लेकिन उसी टाइम पे इंस्टेंट ये जरूरी नहीं है कि उसे कारण बताया जाए। वकील से सलाह भी ऐसा जरूरी नहीं है कि उस व्यक्ति को ली जाने दी जाए, लेकिन यहाँ पे 1 महीने है। यहाँ पे एक बात है कि उस व्यक्ति को 3 मंथ तक ही बंद रखा जा सकता है। अगर उसके बाद अगर रखना है तो आपको कोर्ट से इजाजत लेनी होगी। तो अगर ये पूछ लिया जाए कि किसी भी व्यक्ति को अधिकतम कब तक नजरबंद किया जा सकता है या निवारक निरोध किया जा सकता है, तो वो आपका आ जाता है 3 मंथ। अपना पक्ष रख सकता है, बाद में वो बिल्कुल रख सकता है। तो यहाँ पे
डायरेक्टली आप ये कह सकते हैं कि लोगों को जो वो किया जाता है, नजरबंद किया जाता है, वो सिर्फ इस बेसिस पे राज्य कर सकता है कि आगे ये किसी प्रकार का गलत कार्य कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज याद रखिएगा। और आर्टिकल नंबर उसकी तो हम बात कर ही चुके हैं, क्लॉज आर्टिकल नंबर 21 क्लॉज ए की। उसके बाद आ जाता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार देख लेते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार में दो आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल नंबर 23 एंड 24। आर्टिकल 23 ये कहता है कि मानव का दुर्व्यापार नहीं किया जाएगा, यानी मानव के दुर्व्यापार का निषेध करता है। तो यहाँ पे ये बात आप याद रखिएगा, मानव का किसी भी प्रकार का दुर्व्यापार नहीं किया जाएगा मानव के साथ। यानी जैसे मनुष्यों की खरीद फरोख्त होती है, तो उनसे वो नहीं करवाया जाएगा, बेगार, बलाश्रम। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं उनका। आर्टिकल नंबर 23 मानव दुर्व्यापार, बेगार, बलाश्रम का निषेध करता है। यानी किसी को भी व्यक्ति को, मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को काम की भी जरूरत है, तो उस व्यक्ति को उस कार्य के लिए जितना पे किया जाता है, ये उसका बिल्कुल राइट्स है, उसे उतना पे किया जाना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आप उसे क्या करते हैं, उस व्यक्ति को जरूरत है तो उस कार्य के लिए 10 रुपए मिलते हैं, दिए जाने चाहिए और आप उसे 5 में ही काम करवा लेते हैं, तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। लेकिन इसके अपवाद हैं भी हैं। अब अपवाद इसके क्या क्या हैं, अपवाद को देख लेते हैं। तो अगर मान लीजिए कि कभी युद्ध की स्थिति बनती है या कोई ऐसे कार्य की स्थिति बनती है जिसमें राज्य को किसी व्यक्ति की आवश्यकता है, तो उन व्यक्तियों को राज्य जो है वो जरूर अपनी सेना में शामिल कर सकता है। किसी युद्ध की स्थिति या किसी मिशन या बहुत जरूरी कार्य की, तो राज्य जो है वो अनिवार्य भर्ती कर सकता है, और ये जरूरी नहीं कि उस कार्य के लिए उसे वेतन दिए जाए। तो आप इसके लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं कि ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है, जो कि आर्टिकल नंबर 23 कहता है। अगर राज्य अनिवार्य भर्ती जो है कर सकता है, वेतन भी नहीं दिया जाएगा, राज्य अनिवार्य भर्ती कर सकता है। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। उसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 24। आर्टिकल नंबर 24 ये कहता है, आर्टिकल नंबर 24 ये कहता है कि 6 टू 14 ईयर्स के एज के जो बच्चे होंगे, उन्हें किसी डेंजरस कार्य में नहीं लगाया जा सकता, जैसे खनन, कारखानों कारखानों वगैरह में नहीं लगाया जा सकता है, उन्हें कोई भी खतरनाक रोजगार। तो जो व्हाट्सएप, फेसबुक में आप लोग लिखते रहते हैं ना कि ये जो है 16 टू 14 ईयर्स के एज के बच्चों से कार्य नहीं करवाया जा सकता, उन्हें मजदूरी करवाई जा रही है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि उन्हें खतरनाक कामों में नहीं लगाया जा सकता, बिकॉज वो छोटे हैं। जैसे माइंस वगैरह, खनन कार्य हो गए, बड़े-बड़े कारखानों में जहाँ पे अ, जो वेपन्स वगैरह या कुछ खतरनाक चीजें बनाई जा रही है, तो उनमें नहीं लगाया जाएगा। उन्हें किसी रेस्टोरेंट्स वगैरह में, चाय के ठेले वगैरह में, या फिर घर के काम, उनसे जो छोटे-मोटे घर के काम हैं वो बिल्कुल करवाए जा सकते हैं। तो 6 टू 14 ईयर्स वाले बच्चे भी ये बिल्कुल नहीं क्लेम कर सकते कि हमसे क्या है, मजदूरी करवाई जा सकती है। तो अगर जैसे फेसबुक यूनिवर्सिटी वगैरह में कुछ लिखा करते हैं,
तो थोड़ा सोच समझ के लिखा करिए, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को जान कर लिखा करिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को सिर्फ खनन और जो डेंजरस कारखाने वगैरह है सिर्फ उनमें मना करता है, कहीं और मना नहीं करता। उसके बाद आ जाता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और सुप्रीम कोर्ट का रिट जारी करने का जो अधिकार है, और उसके बाद जो हमारा आ जाएगा डीपीएसपी, उसे हम अपने नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक ख्याल रखिए आप सभी लोग अपना, और राम आईएएस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे के नोटिफिकेशंस के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए वीडियो को, और शेयर कर दिया करिए। ये सारी चीजें आप लोगों से कहनी ना पड़े, ये सब आप लोग खुद कर लिया करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय सभी को।